यूपी बोर्ड क्लास 12th के मेरे सभी प्यारे बच्चों, हम आपके यूपी बोर्ड के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। जो आपने जैसे पढ़ा है उससे ये पता लग जाएगा कि आपका जो तैयारी है वो किस लेवल का है ना। तो अभी ये थोड़ा सिंपल है, इसके बाद एक थोड़ा इसका मीडियम होगा, उसके बाद थोड़ा एक हार्ड होगा। तो उसकी के अकॉर्डिंग आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ और आज मैं इस प्रैक्टिस सेट को कराऊंगा। आप अपना स्कोर देखना, आप इसमें कितना कर पा रहे हो। अगर आप ज़्यादा कर पा रहे हो तो आप एक सही वे में, एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो और अपने बोर्ड के लिए एक अच्छा तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसी पे बेस्ड मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसमें 10 क्वेश्चन भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। अब वो तो लास्ट में कितना मैं करा रहा हूँ या कितना हो पा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताइए। मोलों की संख्या बताइए। और ये बोर्ड में पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताइए। और थोड़ा ये ध्यान रखना है कि मैं थोड़ा स्पीड कराऊंगा क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना। तो अब देखिए, सुन लीजिए, जब हम कभी भी मोलों की संख्या निकालते हैं, मतलब एन निकालते हैं, तो आपको जिसका पूछा जाता है उसका भार आप ऊपर लगा दीजिए और उसका अड़भार आप नीचे लगा दीजिए, ठीक है ना। तो हमने ये कहा कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताइए। तो ये बताइए, जल आपको कितना दिया है? 180 ग्राम। तो ये जल का भार ही तो है 180 ग्राम, आपने यहां लगा दिया। ये है अड़भार, एम को हम बोलते हैं अड़भार, अड़भार बोलते हैं। तो अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जल का अड़भार कितना होता है? 18 होता है। जो नए बच्चे हैं जिसको नहीं पता है तो वो सुन लो। जैसे H2O है, H का अड़भार 1 होता है, यहाँ H2 लगा है तो हम 2 कर देंगे। 1 O का 16 होता है, ठीक है ना। 2 एकड़ 2 और 16, टोटल कितना हो गया? 18। तो अभी ध्यान रखना है कि आप केमिस्ट्री को अगर स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप मोलों की संख्या, उसका अड़भार आपको जरूर पता होना चाहिए। और अड़भार पता होगा और उसकी संयोजकता पता होगी तभी आप तुल्यांक की भार निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ काटेंगे 18 दाई 180। तो बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 मोल आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन कराएंगे। अब इस ये नोट हो गया ना सब। अब सुन लो, अब दूसरा क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है पेपर में। दूसरा ये पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन दे दे, 4 दे दे। पहला ये दे देगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, नॉर्मलता। दूसरा है मोलरता। तीसरा है नॉर्मलता और मोलरता, द्रव्यमान बट्टे आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान बट्टे आयतन प्रतिशत। और चौथा है मोलरता, ठीक है ना। और आपको चार ऑप्शन दे दिया और आपसे ये पूछेगा कि निम्न में से कौन है जो ताप पर निर्भर नहीं है। मतलब इसके मतलब ऐसा कौन सा इन चारों में से कौन सा चीज है जो ताप पर डिपेंड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब सुनो, नॉर्मलता में देखा होगा जो विलयन का आयतन होता है वो किसमें होता है? लीटर में। और लीटर तो कोई तरल चीज होगी ना, आप जो द्रव द्रव जैसा कोई होगा वही तो तरल होगा। तो आप कोई किसी भी पानी को आप गर्म करते हो तो वो तो वाष्पित होगा, वाष्पित होगा तो उसकी मात्रा में कहीं ना कहीं कमी आएगी, तो इस पे ताप का प्रभाव पड़ता है। यहाँ लिखा है मोलरता। मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। आयतन यहाँ भी है, वो भी किसमें होता है? लीटर में। तो ये भी तरल पदार्थ है तो इस पे भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस पे भी ताप का प्रभाव पड़ेगा। ये लिखा है द्रव्यमान बटे आयतन, तो विलय का भार वो ग्राम में होना चाहिए और विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए? ml में। ml तो लीटर का छोटा इकाई है तो इस पे भी बेटा ताप का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मोलरता, मोलरता का बेटा फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि विलय का भार किसमें बेटा? ग्राम में बटे अड़भार, वेरी गुड, अड़भार इनटू विलायक का भार। विलायक का भार बेटा किसमें? केजी में। और केजी में तो वही होगा जो ठोस चीज होगी और ठोस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मोलरता। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जिसमें आपको लीटर दिखाई देता है, लीटर का मतलब है वो तरल चीज है और तरल चीज है तो उस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा। अब पानी को आप गर्म करेंगे तो वाष्पित होगा ना, तो वो कहीं ना कहीं उसकी मात्रा है ना वो कम होती चली जाएगी। लेकिन जो ठोस चीज होता है उसके ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखो ये भी ग्राम में है,
ग्राम किलोग्राम का छोटी इकाई है, तो ये भी ठोस के लिए होता है, ये भी ठोस के लिए होता है, तो ताप का प्रभाव बेटा किस पे नहीं पड़ेगा, मोलरता पे नहीं पड़ेगा। इन पे क्यों पड़ेगा, क्योंकि इनका सबका आयतन किसमें होता है, लीटर में, और लीटर तो कैसी चीज होती है बेटा, तरल चीज होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोलरता। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर थर्ड में क्वेश्चन करा रहा हूं, अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन कौन अणशंक गुणधर्म है, अणशंक गुणधर्म है। अब सुनिए, हमने जब क्लासेस कराया था तो उसमें हमने बताया था कि अगर आपको ये मिलता है, क्या मिलता है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, आपेक्षिक अवनमन। अगर आपको मिलता है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, अगर आपको मिलता है हिमांक में अवनमन, ठीक है, और आपको मिलता है पराशर दाब मिलता है, ठीक है ना। तो अगर इन चारों में से आपको कुछ दिखता है तो आप लोग क्या करोगे, सीधा ये कह दोगे, क्योंकि हाँ ये भी अणशंक गुणधर्म है, ये भी अणशंक गुणधर्म है, हिमांक में अवनमन ये भी वो अणशंक गुणधर्म है, और पराशर दाब ये भी अणशंक गुणधर्म है। लेकिन अगर आपको कहीं दिख जाए क्या, पृष्ठ तनाव, क्या दिख जाए बेटा, पृष्ठ तनाव, फिर यदि आपको दिख जाए घनत्व, क्या दिख जाए बेटा, घनत्व, या आपको दिख जाए श्यानता, क्या दिखा जाए, श्यानता, इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन दिखाई देता है तो आप सीधा कह दो ये तीनों ही अणशंक गुणधर्म नहीं है। अणशंक गुणधर्म केवल कौन कौन मिलेगा, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, पराशर दाब, इनमें से कोई भी दिखता है वो अणशंक गुणधर्म है, इनमें से कोई भी दिखता है अणशंक गुणधर्म नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है। तो इसको समझ गया ना, ये तीन है, इनमें से कोई भी अणशंक गुणधर्म नहीं मिलेगा, और इनमें से अगर कोई दिखता है तो समझ लेना वो अणशंक गुणधर्म है, ठीक है ना। हाँ, जो ऑफलाइन क्लासेस जिसने लिया उसको सब पता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट, क्या है, सोडियम कार्बोनेट के 0.2 m विलियन वाले 500 ml विलियन के 500 ml विलियन में Na2CO3 की मात्रा बताइए, वो बताइए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट के 0.2 m वाले 500 ml विलियन में Na2CO3 की मात्रा बताइए। जब उसने ये तरह से कह दिया कि Na2CO3 का वैल्यू बताइए, विलियन जो है वो 0.2 m वाला है, अगर किसी के भी पीछे m लगा दिखता है तो समझ लेना वो मोलरता दिया है, क्या दिया है, मोलरता। अब वो हो गया 0.2 मोल पर लीटर, ठीक है। उसमें ये पूछा विलियन है, विलियन का आयतन कितना दे दिया है, 500 ml दे दिया है, 500 ml दे दिया है। तो कुछ नहीं, अगर मोलरता दिया है और मात्रा पूछा है और विलियन का आयतन अगर ml में दिया है तो एक फॉर्मूला सबको पता है, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अड़भार इनटू विलियन का आयतन किसमें बेटा, लीटर में, ठीक है ना। जैसे उसने ये कहा कि Na2CO3 का कोई आपने विलियन बनाया है तो 0.2 m वाला है, 0.2 m जिसके साथ लग जाए समझ लेना, बता देना वो मोलरता है, और उसका जो विलियन बनाया वो 500 ml का बना है। तो उसने ये कहा कि उसमें Na2CO3 का मात्रा बताइए, तो फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय का भार और वो विलेय का अड़भार और विलियन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। मोलरता आपको दिया हुआ है, मोलरता कितना दिया बेटा, 0.2 दिया है, हम यहाँ लगा देंगे। Na2CO3 यही तो विलेय का भार है ना,
तो इसका मात्रा तेरे से पूछा गया है, तो इसको हम ऐसे ही नोट करके रखेंगे। अच्छा, Na2CO3 का अणुभार कितना होगा? एक Na का 23 होता है, या Na 2 है तो 46 हो जाएगा इसका, क्योंकि 23 दूनी 46 होता है। और सी का 12 हो गया, एक O का 16 होता है, 3 O लगा हुआ है तो 16 3 48 हो गया। अगर हम इनको जोड़ेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे, 8 और 2 10 और 6 16, 4 4 8 और 9 1 10, 106 बेटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 106। वो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे, विलयन का आयतन वो कितना दिया बेटा? 500 ml। तो हमने कहा था कि मोलरता में जो विलयन का आयतन लगता है वो किसमें लगता है? लीटर में। तो हम यहाँ 1000 का भाग लगा देंगे और 1000 को कहाँ भेज देंगे बेटा? हम लोग ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? 0.2 बराबर Na2CO3 इंटू 1000 बटे 106 इंटू 500। 500 दूनी 1000, इस 2 से 106 काटेंगे 53 बार। आप 53 का 0.2 में गुणा करोगे तो आंसर आएगा 2 3 6 2 पंजे 10, या बीच में पॉइंट लग जाएगा, 10.6 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सुन लेना, आपने क्या किया? 500 दूनी 1000 कर दिया, 2 से आपने 106 कितनी बार काट दिया? 53 बार, और क्रॉस गुणा कर दिया तो हमें Na2CO3 तो मिल गया ना। तो उसी का उसने वैल्यू पूछा था, अब वो आंसर हो जाएगा 10.6 ग्राम। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, आपसे अगला क्वेश्चन ये कहेगा कि सामान्य विलयन समीकरण क्या है? अगला क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है, सामान्य विलयन समीकरण क्या है? ठीक है, तो ये तुमसे पूछेगा। और सबको पता है, सबको क्या पता है? आपने पराशर दाब का जब नियम पढ़ा है तो उस पराशर दाब के नियम में आपने देखा होगा कि आपसे ये कहा गया होगा, क्या कहा गया होगा कि बॉयल का जो नियम होता है और चार्ल्स का नियम होता है, वान हाफ बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम, तो वो पाई प्रोपोर्शनल सीटी होता है। ये ध्यान रखना है, मतलब निश्चित ताप पर जो पराशर दाब होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है, या निश्चित सांद्रता पर कोई भी पराशर दाब होता है वो परमताप के समानुपाती होता है। ये पराशर दाब के दो नियम हैं, एक है बॉयल बॉन्ट-हॉफ का नियम और एक है चार्ल्स बॉन्ट-हॉफ का नियम। बॉयल बॉन्ट-हॉफ का नियम ये कहता है, बॉयल बॉन्ट-हॉफ का नियम ये कहता है कि पाई प्रोपोर्शनल है वो सांद्रता के समानुपाती होता है, और चार्ल्स बॉन्ट-हॉफ का नियम ये कहता है कि जो पराशर दाब होता है वो परमताप के समानुपाती होता है तो वो दोनों एक ही तो समानुपाती है ना। तो फिर बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ पाई प्रोपोर्शनल सीटी लिख सकते हैं, क्योंकि एक और दो समीकरण दोनों सेम है, तो फिर हम पाई प्रोपोर्शनल सीटी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम पाई हटाएंगे तो यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा जिसका नाम एस है, और ये क्या हो जाएगा? सीटी। एस का मतलब यहाँ पे है ये बिलियन स्थिरांक है। एस क्या है यहाँ पे? बिलियन स्थिरांक है। पाई एस तो ऐसा ही रहेगा, आप ऐसे ही रखो क्योंकि नियतांक है। सी को हम लिख सकते हैं, मतलब सांद्रता को हम लिख सकते हैं एन बटे ओ वी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मोलों की संख्या बटे आयतन भी लिख सकते हैं इसको, तो एन बटे ओ वी इंटू टी। ओ वी इधर आएगा तो पाई भी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एस एन टी। और यही क्या है? सामान्य विलयन समीकरण। आपसे कहेगा कि बॉयल बॉन्ट-हॉफ का नियम क्या है, तो आप सीधा कहोगे कि जो पराशर दाब होता है, किसी विलयन का जो पराशर दाब होता है उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है निश्चित ताप पर। आपसे कहेगा कि निश्चित सांद्रता पर या सांद्रता निश्चित है तो जो पराशर दाब है वो परमताप के समानुपाती हो जाएगा। ये चार्ल्स ने बताया था, ठीक है ना, और बॉयल ने ये बताया था उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 से तो दोनों ही एक की समान है, तो पाई प्रोपोर्शनल सीटी हो जाएगा। आपने इसको हटाया तो यहाँ एक स्थिरांक लेके आ गए जो इसको विलयन स्थिरांक बोलते हैं, और यहाँ सी को आपने एन बटे वी लिख दिया और वी को आपने इधर भेज दिया है, तो पाई भी बराबर क्या हो जाएगा? एस एन टी। आप बेटा इसको नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट बता रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट करना है। क्वेश्चन ये है, दो द्रव ए व वी जिनके वाष्प दाब क्रमशः 80 mm व 60 mm, तब ए में 3 मोल
वह V में 2 मोल मिलाने पर कुल वाष्प दाब क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, कुल वाष्प दाब क्या होगा? ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया है, आपने एक नियम पढ़ा है। वो नियम क्या पढ़ा है? पहले ये देखो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। आपको वाष्प दाब दिया है। ए का वाष्प दाब आपको कितना दिया है? 80 mm दिया है। ये वही शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है शुरुआत में था, आपने उसमें 3 मोल और 2 मोल जैसे ही मिलाया है तो उसने कहा कुल वाष्प दाब दोबारा से बताइए। ठीक है ना, सुनो, शुरुआत में वाष्प दाब कितना था? 80 mm था, और कितना था? 60 mm था। उसने ये कहा कि आपने जैसे ही ए के अंदर 3 मोल मिलाया और बी के अंदर 2 मोल मिलाया तो नया वाष्प दाब क्या है, मतलब नया कुल वाष्प दाब क्या होगा? तो पी नॉट ए बराबर 80 mm हो गया। अच्छा, बी का क्रमशः की बात कर रहा है ना, तो फिर पी नॉट बी क्या हो जाएगा बेटा? 60 mm हो जाएगा ना। अच्छा, आपको मोलों की संख्या दी है, मोल जब भी दे दे तो समझ लेना मोलों का संख्या दिया है। तो यहाँ Na बराबर आपको बेटा दिया है 3 मोल दिया है, ठीक है ना। और यहाँ जब 3 मोल दिया है तो बेटा Nb है वो आपको 2 मोल दिया है। अब सबको पता है कि विलेनों के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। तो राउल्ट का नियम ये होता है कि कुल वाष्प दाब निकालने के लिए P बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, ये बेटा होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि राउल्ट का नियम ये कहता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो भी विलेय जो भी है उसका जो वाष्प दाब जो होता है वो उसके मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। ये राउल्ट ने बताया था, ठीक है ना। तो P बराबर बेटा ये बताइए, P नॉट आपको दिया है लेकिन आपको एक्स ए नहीं दिया, यहाँ Na दिया है। तो हम यहाँ लिख लेंगे P नॉट ए, इस एक्स ए को लिख लेंगे हम लोग क्या, Na बटे Na प्लस Nb, भाई मूल प्रवाह हो गया ना, प्लस इसको हम लिख सकते हैं P नॉट बी और इसको लिख सकते हैं Nb बटे Na प्लस Nb। अब बेटा एक बात बताइए, P बराबर आपको P नॉट कितना दिया बेटा? 80 दिया है, वेरी गुड, गुड़ा। Na आपको कितना दिया बेटा? 3 दिया है, शाबाश। बटे Na और Nb दोनों तीनों तो कितना हो गया बेटा? 5 हो गया, प्लस P नॉट भी बेटा आपको कितना दिया है? 60 दिया है, वेरी गुड। Nb बेटा आपको कितना दिया है? 2 दिया है, ऊपर लिख लेना है। और Na प्लस Nb 2 और 3 कितना बेटा हो गया? 5 हो गया, क्योंकि आपको पता है Na और Nb दोनों को जोड़ के रखेंगे तो तीनों 2 5 रख दिया। अच्छा, Nb कितना था बेटा? 2 था, हमने यहाँ रख दिया Nb की जगह। Na कितना था बेटा? 3 था, हमने यहाँ रख दिया। और P नॉट कितना है? 80 और P नॉट भी कितना है? 60। हम इससे इसको काटेंगे, ये 16 बार कट जाएगा भाई। 5 एकम 5, 5 का 30, और ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बार कट गए। तो P बराबर ये 16 गुणा 3 आ गया, प्लस 12 दूनी 24 आ गया, ठीक है ना। ये हम लिख सकते हैं 12 गुणा 2, तो P बराबर 16 दिया 48 प्लस 12 दूनी 24। इन दोनों को जोड़ोगे ना बेटा तो दोनों का आंसर आ जाएगा 72 एम, और यही नया कुल वाष्प दाब हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, और अच्छा क्वेश्चन है और इसका चांसेस होता है बोर्ड एग्जाम में आने का, ठीक है ना। तो अब जितना मैं कराता हूँ वो इंपोर्टेंट की ही दृष्टि से कराता हूँ, क्योंकि जो जिसका ज्यादा काम नहीं उसको लाना भी बेकार है। बट क्वेश्चन अब ये सरल वाला प्रैक्टिस सेट है, हार्ड वाला नहीं है। अब इसके बाद मीडियम आएगा, मीडियम के बाद हार्ड आएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। हम इसको हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसका भी चांस है, ठीक है ना। तो इसका चांस क्या है, ये कहा गया है कि 46 ग्राम एथेनॉल को, ये एथेनॉल का फॉर्मूला है, एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला जाता है तब एथेनॉल व जल का मोल प्रभाज बताओ। ये क्वेश्चन उसने दे दिया। क्वेश्चन ने ये कह दिया कि 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला जाता है तब एथेनॉल व जल का मोल प्रभाज बताइए। ये बताइए आपको दिया क्या है, C2H5OH है ना, वो आपको बेटा कितना दिया है? 46 ग्राम दिया है, ठीक है। जल बेटा कितना दिया बेटा आपको? 54 ग्राम दिया। जो दिया जाता है उसको पहले लिख लो, लेकिन यहाँ सुनो, यहाँ उसने W दे दिया है। क्या दे दिया? W दे दिया है। उसको चाहिए क्या?
मोल प्रभाव चाहिए। और मोल प्रभाव चाहिए के लिए फॉर्मूला ये होता है कि अगर आप एथेनॉल का मोल प्रभाव निकालोगे तो सबसे पहले आप एथेनॉल के मोलों की संख्या को ऊपर रखोगे, बोलो, और नीचे एथेनॉल और जल के मोलों की संख्या को रखोगे। अब आपके पास मोलों की संख्या है ही नहीं, तो हमने ये कहा था मोलों की संख्या निकालने के लिए, किसको निकालने के लिए, मोलों की संख्या निकालने के लिए आप उसके भार को ऊपर रखोगे, 46 को ऊपर रखोगे। अड़भार की बात आएगी तो एथेनॉल का अड़भार 46 होता है, और आंसर अब काटोगे तो 1 मोल आएगा। आ गया भाई। एथेनॉल आपको कितना ग्राम दिया, 46 ग्राम, और एथेनॉल का जब आप निकालोगे अड़भार भी 46 होता है, तो 46 का 46 में भाग दोगे तो 1 ही तो मोल आएगा ना। तो ये एथेनॉल के मोलों की संख्या निकल के आ गई क्या, 1। हमें अगर जल के मोलों की संख्या निकालनी है, जल के मोलों की संख्या निकालनी है, तो जल के मोलों का संख्या का मतलब है जल आपको कितना ग्राम दिया बेटा, 54 ग्राम, ठीक है। इसका अड़भार बेटा कितना होता है, 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, तो बेटा ये कितना मोल आ गया, 3 मोल आ गया। अब जिसका भी पूछे आप उसका निकाल सकते हो। एथेनॉल का मोल प्रभाव पूछता है, तो एथेनॉल के मोलों की संख्या वो कितनी है, 1, वेरी गुड। टोटल मोलों की संख्या 3 और 1 4। अगर आप भाग लगाते हो तो आंसर आएगा 0.25। आ गया, ठीक है। अगर वो कहे हमने घटा भी बताइए तो जल के मोलों की संख्या, वो सॉरी, जल का मोल प्रभाव निकालने के लिए बोल दे तो फिर आप क्या करोगे, जल के मोलों की संख्या को आप ऊपर रख दोगे, 3 हो गया। अच्छा, टोटल संख्या कितना है, 3 और 1 4 है, ठीक है। अगर आप इसमें भाग लगाते हो, 4 भागिया भाग टेक बिंद, और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 0.75, ये 0.25। और एक और याद रख लेना सबके साथ, 2 मूल प्रभाजों का जब हम लोग योग करते हैं ना, ये ध्यान रखना, वो हमेशा 1 के बराबर आता है। और सुन लो, 0.25 और 0.75 इन दोनों को जोड़ोगे ना तो फिर आंसर तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। ध्यान रखना, क्योंकि दोनों मूल प्रभाजों का योग होता है ना, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। और ध्यान रखना, इसका अगर 0.25 आ रहा है तो 100% है कि आप 1 में से 0.25 घटाओगे, बचेगा क्या, 0.75, तो वही आंसर होगा। और आप दोनों को जोड़ते हो तब भी वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला ये क्वेश्चन है, अगर हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो द्रव में ठोस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो द्रव, द्रव का मतलब कोई चीज है वो पानी जैसी है, उसके अंदर हम ठोस चीज डालेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखना है, जब आप किसी पानी के अंदर, पानी जैसी चीज के अंदर अगर आप ठोस चीज मिलाते हो तो ध्यान रखना है, और फिर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ध्यान रखना है, तो वो गलना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं विलेयता उसकी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, ठीक है। क्या होगी, बढ़ेगी। देखा होगा ना, हलवाई जब चाशनी बनाता है, चाशनी बनाता है तो पानी के अंदर जब चीनी ज्यादा डाल देता है तो एक समय वो चीनी है पानी के अंदर घुलना बंद हो जाती है, फिर बेचारा वो भट्टी जलाता है, भट्टी जलाने के बाद जब उसको थोड़ा हल्का चलाता है तो वो चीनी गलना स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्या करता है, वो ताप बढ़ाता है, ताप बढ़ाएगा तो फिर उसकी विलेयता बढ़ेगी। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है, क्या CaCO3 ये चूना पत्थर होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या इसको अगर हम पानी के अंदर डालें और ताप बढ़ाएं तो क्या इसकी विलेयता बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इसकी विलेयता घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि किसी भी कैल्शियम कार्बोनेट को या कोई भी कार्बोनेट है अगर आप उसको गर्म करते हो तो उसमें से गैस निकलती है जिस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो भी गैसें होती हैं अगर आप उसको पानी के अंदर मिलाते हो और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ध्यान रखना है वो कभी भी पानी में नहीं घुलती हैं, क्योंकि पानी ऑलरेडी गैस बनता है,
आप पानी को गर्म करो तो पानी क्या करता है, आपने पानी को गर्म किया तो वो क्या करता है, अपने सतह को छोड़कर वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है ना। तो पानी से तो गैस निकलती है ना जब आप ताप बढ़ाते हो। यहाँ क्या है कि यहाँ जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे तो इस कार्बोनेट की वजह से इसमें से गैस निकलेगी, जिस गैस का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे ही गैस निकलेगी तो वहां विलेयता बढ़ेगी नहीं, वहां विलेयता घटेगी। ठीक है, हमने क्या कहा कि किसी द्रव के अंदर आप अगर ठोस मिलाओगे और अगर टेम्परेचर आप ताप ऊपर बढ़ाते चले जाते हो तो ध्यान रखना, जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे तो ठोस वाली चीज उस पानी के अंदर गलना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो घुलना स्टार्ट हो जाएगी, विलेयता बढ़ेगी। विलेयता का मतलब है उसको घुलना स्टार्ट हो गया। लेकिन आपसे ये कहा जाएगा